हो रहा। अब आप कुछ मत सोचिएगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको पता है कि चैप्टर 4 क्लास 9 पॉलिटी, और मैंने आप लोग को जो भी पहले पढ़ाया भूलिए, शुरू से सुनिए। हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, आप लोग के टॉपिक्स को देखते जाएंगे। कोई भी जो बड़ा पॉलिसी ली जाती है, नीति बनाई जाती है, पॉलिसी, बेटा ऐसे बैठना कोई तरीका नहीं, आपको नाच दिखने नहीं आए, ठीक है। और दूसरा कि जो डिसीजन लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी एक डिसीजन लिया जाए कि जितने भी अभी 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन दिया जाता है सभी बच्चों को, अब कॉलेज तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। नो फीस, नो बुक चार्जेस, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री हो जाएगा। कॉलेज तक 8 क्लास तक फ्री है। मिड डे मील 8वीं क्लास तक मिलता है, कॉलेज तक मिलेगा, ठीक है। सरकार ने डिसीजन ली, तो ये डिसीजन लेगा कौन? सरकार लेगी, ठीक है। राज्य में राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और केंद्र में जो संघ सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। आखिर ये डिसीजन लेने के लायक बनेगा कौन? सरकार कौन बनेगा, ठीक है। अगर कानून बनाया जाए तो बनाएगा कौन, कानून लागू कौन करेगा, और कानून तोड़ रहा है तो उसमें निगरानी कौन करेगा। देखिए, द डिसीजन मेकर्स, पहली बात है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो किसी भी देश का जो सबसे हेड होता है प्रेसिडेंट होता है, और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। शासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, सरकार का जो सबसे ऊंचा पोस्ट होगा प्रेसिडेंट का होगा। दूसरे में आएगा प्राइम मिनिस्टर, और ये क्या करेगा? जो पावर है उसको एक्सरसाइज करेगा, उसका उपयोग करेगा। ऑल गवर्नमेंट पावर्स, ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और देश से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, ठीक है, वो यही लेगा, कैबिनेट में लेगा। और पार्लियामेंट क्या करेगी? आपको पता है कि पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलने से बनी है, और इन्हीं दोनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है, और कानून का निर्माण भी यहीं पर होता है, सारे लॉ फॉर्मेशन यहीं होते हैं। हमारे संविधान में पहले से जो आर्टिकल 1 से 395 तक है, तो उसमें पहले से ही SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी। पिछले ही अभी आप लोग को क्लास में कराया। लेकिन आगे जाकर के ये 1980 का दौर था, 1979 में एक कमेटी बनाई गई जिसको कि मंडल कमेटी कहते हैं। बीपी मंडल उसके हेड थे, और इसमें ये कहा गया कि SC ST के अलावा भी कुछ अन्य पिछड़ी जातियां हो सकती हैं, कुछ और भी बैकवर्ड क्लास हो सकता है जो अभी पिछड़ा हुआ है, और उनको भी रिजर्वेशन की जरूरत है। तो आप देखो कि कौन सी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, और कितना रिजर्वेशन उनको दिया जाए। तो बीपी मंडल ने 1 साल बाद 1980 में अपना ये पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में अन्य पिछड़ी जातियों, मतलब कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन का उन्होंने सिफारिश किया, रिकमेंडेशन दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उन्होंने इस रिकमेंडेशन को मान लिया। और आगे जाकर के देखिए, ये जो एग्जाम्पल दिया है आपको रिजर्वेशन समझाने के लिए नहीं, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि सरकार जब एक निर्णय लेती है तो उस निर्णय को जनता तक कैसे पहुंचाया जाता है। कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देखेगी। कमेटी बनी, बीपी मंडल कमेटी के हेड थे, उन्होंने अपनी सिफारिश दी, उनका काम खत्म। रिकमेंडेशन दिया, उनका काम खत्म। अब सरकार के पास ये चॉइस था, हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। बीपी सिंह ने कहा हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई अब एक्सेप्ट करते हैं तो प्रधानमंत्री के कहने से तो होगा नहीं, अब एक आपको कानून बनाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें नहीं दे रखी हैं
उस चीज को लागू कराने के लिए आपको एक कानून बनाना पड़ेगा, लॉ फॉर्मेशन करना पड़ता है। और जो संविधान में दिया है उसको लागू कराने के लिए आपको लॉ की जरूरत नहीं, वो तो लॉ है ही। अगर संविधान में कोई चीज दे रखी है, उसको हटाना है या उसको ठीक करना है, तो आपको संशोधन करने के लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 27% की रिजर्वेशन की बात हुई थी, कानून बनाएंगे ना आप? तो सरकार ने कानून बनाने के बारे में सोचा। प्रेसिडेंट ने, ये जब कानून बना तो प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस को एड्रेस किया, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया और बताया कि ये कानून क्यों जरूरी था और इस कानून के बनने से क्या फायदा मिलेगा देश की जनता को। ठीक है, 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया और इन सारी सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट। और ये जब कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग पार्लियामेंट में नहीं होती है, प्रधानमंत्री आवास या जहां पर भी हो, या जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां पे लिया जाता है। उस मीटिंग की बात, जो डिसीजन लिया गया है वो गुप्त रहता है। वाह, चमत्कार। निकिता जी को लिंक चाहिए। सो वीपी सिंह ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया, उस निर्णय को फिर शामिल किया गया पार्लियामेंट में। उन्होंने बताया जाकर के, दोनों हाउस को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि हमने क्या निर्णय लिया है। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं, किसी भी रिजर्वेशन या इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहां पर भेजा जाता है और वो डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, एक लेटर बना के निकालता है। उन्होंने निकाला और उसके हिसाब से 13 अगस्त 1990 से ये चीज स्टार्ट हो गई। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन हर जगह आ गई, सब लोगों को पता चल गया किस तरह से है, और जो भी फॉर्म भरते हैं वो पता चल ही जाता है जी। यही वाला 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। आप लोग ओबीसी में आते हैं, बस लीजिए मजे, कहने के लिए है बस, ये मिलना कुछ नहीं है। मिलना वही है जो खोपड़ी में आपका दिमाग है, वही लेके आएगा सब कुछ। कम रिजर्वेशन में या रिजर्वेशन मिल करके ले करके अगर कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी निकाल लेता है, नहीं निकालता, मैं तो क्लियर करता हूँ, बच्चा वही आगे जाएगा जो पढ़ता है, जिसके पास इंटेलिजेंट है। क्या रिजर्वेशन मिल करके कोई आईआईटी का निकाल भी रहा है, तो एक बात खुद सोचो, नहीं यार पढ़ता तो होगा ना, थोड़े बहुत रिजर्वेशन से क्या होना है। बिल्कुल, अगर आपके अंदर दम है ना, तो आप निकालिए। तो मैंने बताया, ये मामले को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मच गया कि पहले से 2 कैटेगरी आप डिसाइड किए ही थे, एससी एसटी, ये ओबीसी भी लेके आ गए, तो हम लोग कहां जाके मरे। जनरल कैटेगरी के बच्चों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किया और उनका कहना भी सही था। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, जनहित याचिकाओं का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बाढ़ से आ गई। तो उसमें इन सभी केसेस को एक साथ इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना गया। इंदिरा साहनी केस, एक सेकंड, इंदिरा साहनी बेटे एक बहुत बड़े वकील थे, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे ये माना गया, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो लैंग्वेज आपने सुनी, ये आता है कब, जब आप लोग एलएलबी में जाएंगे तब। अभी आप लोगों को बस हम थोड़ा बहुत बता देंगे, किस्मत वाले हैं, मास्टर ने एलएलबी का तैयारी भी कर रखा है। वहां पर मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की ज्यूरी बैठी। ज्यूरी मतलब कि ग्रुप ऑफ जज को ज्यूरी कहा जाता है, आप लोग कलेक्टिव नाउन्स, यू नो, समूहवाचक संज्ञा। तो ज्यूरी बैठी और उन्होंने डिसीजन दिया कि सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। सरकार ने जो भी किया है वो संविधान के अंतर्गत किया है, इसलिए माना जाएगा, कोर्ट इसको बिल्कुल भी बर्खास्त नहीं करेगी। ये सही काम है, कोर्ट भी मान गया, लागू हो गया। अब पहली बात, अब आती है बात कि नीड फॉर अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है? देखो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए है
सबसे पहली बात है कि आखिर हमें कानून बनाने की जरूरत है, कानून को लागू कराने वाले लोगों की भी जरूरत होगी, ठीक है ना। अब जैसे देखो, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, वो मिलकर के क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है, बड़े बड़े कदम उठाता है, और जो डिसीजन लेगा उसी के हिसाब से कानून बनाया, आगे काम होगा। जो भी पहले तो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही काम होता है। उसके बाद द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। शिक्षा डिपार्टमेंट ने एक अभी डिसीजन लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ आराम से बैठो ना, क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने डिसीजन लिया कि जितने भी बच्चों का पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, क्लास 9th के लिए, क्लास 1st से लेकर के 9th तक, 9th भी और 11th भी, और बोर्ड का तो अलग है। डिसीजन मिनिस्ट्री में हुआ, वो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को लेटर देगी, वहीं पर बैठा रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जिले में वो लेटर भेजेगा, जहां की सेक्रेटरी भी सिविल सर्वेंट, सारे डीएम भी सिविल सर्वेंट। अब डीएम लेटर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ को देगा, ठीक है। अब सारे डीईओ, कोई लेटर गया, जितने भी जिले का एक एक डीईओ होगा, अब सारे डीईओ अपने हर स्कूल प्रिंसिपल को भेजेंगे, और स्कूल प्रिंसिपल एक मीटिंग करेगा। वो क्या करेगा, भैया हर क्लास, जितने भी क्लास के टीचर है सबको दिया, और हर क्लास टीचर ने आप तक भेज दिया। तो इतना बड़ा केवल मिनिस्टर रह जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो एक पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है जो काम करता है। देखिए, अब मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे ये कौन कौन से होंगे और कैसे कैसे काम करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट या संसद की। पार्लियामेंट आपको पता ही है कि मंडल कमीशन का ही एग्जांपल दिया है, जो कि हमें लेना नहीं है। हमारा पार्लियामेंट या हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, कभी भी लोकसभा राज्यसभा मत बोल दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। हमारा संसद किससे मिलकर बना है? तो 3 उसके मेन स्तंभ हैं, 3 पिलर्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। सो ये तो आप समझ ही गए होंगे। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट पहला काम ये करता है कि कानून बनाने का काम करता है। पार्लियामेंट दूसरा ये काम करता है कि जितने भी लोगों को पावर दी गई है उस पर कंट्रोल करने का काम, कि एक आईएएस क्या काम करेगा, एक आर्मी का ऑफिसर कितना उसको पावर दिया जाएगा, कानून बना करके सब चीज को कंट्रोल करता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ लॉ, दूसरा कंट्रोल द पावर ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स या जो भी है, तीसरा एक देश में जितना भी पैसा सरकार का है, देश का जितना भी इनकम होता है या सोर्स ऑफ इनकम है, उसको किस तरह से बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस मनी को मैनेज करने का काम बजट बना के सरकार करती है, राज्य सरकार करे या सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा, किसी भी मुद्दे पर, बहुत बड़ा मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो या कोई भी इशू हो, उस पर डिस्कशन या चर्चा के लिए जो सबसे बड़ा मंच होगा वो कौन होगा? पार्लियामेंट ही होगा, उससे ऊपर तो कोई मंच नहीं। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पहला जो होता है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसको ऊपरी सदन या अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा के लिए हर 5 सालों में चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा में टोटल 552 सीट हैं हमारे संविधान के हिसाब से, लेकिन हम लोग 552 में से 545 सीट ही
नहीं बेटे मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? नहीं, मन नहीं है अभी, मन नहीं है मेरा। टोटल 545 सीटों पे ही इलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखते हैं, ठीक है। उसमें भी 543 सीटों के लिए इलेक्शन होता है जिसमें हम और आप वोट करते हैं, और 2 सीट एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चुनते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? वो कोई भी विदेशी हो सकते हैं जो भारत में आके भारत के नागरिक हो गए हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतलब इन सब जातियों से नहीं थे, मतलब विदेशी मूल के, मतलब इंग्लिश मूल के आप कह सकते हैं, यूरोपियन या अमेरिकन मूल के होंगे। हाँ बिल्कुल है, आप नाम चेक करेंगे हर साल होते हैं, तो बहुत कम होते हैं। आप मान के चलो कुछ हजारों में भी होंगे, लाख की तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, हजारों से भी ज्यादा संख्या नहीं है, ठीक है। कुछ भेदभाव नहीं होता, ये है ना दिमाग की फितूर है, केवल कांग्रेसियों की देन है, भोगना है सब। देखिए अब जो चुनाव होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, संसदीय क्षेत्र। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, कि लोकसभा पे फोकस करेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। एक सेकंड, परिसीमन आयोग, देखो अब ये लोकसभा का सीट एक जो बनेगा वो कितना बड़ा क्षेत्र होगा, कितने लोग आएंगे। हिंदी में इसके लिए संविधान में परिसीमन आयोग होता है, जिसको कि डेलिमिनेशन कमीशन कहा जाता है, इंग्लिश में डेलिमिनेशन कमीशन। वो क्या करता है, आपको पता है कि हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, सेंसस होता है, और जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो पहले मान लीजिए कि 10 लाख पे सरकार ने सोचा 10 लाख की पॉपुलेशन पे हम एक लोकसभा का सीट डिसाइड करते हैं। जनसंख्या बढ़ती गई तो भैया 10 लाख से वो जनसंख्या बढ़ गई तो अब 20 लाख पे कर दो या 15 लाख पे। तो ये परिसीमन आयोग या डेलिमिनेशन कमीशन के अंतर्गत आता है, ये उनको पावर होती है। ये अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट ही क्या करेगा, निर्णय लेगा कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले हर सीट पर चूंकि हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, तो कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, कितने भी कैंडिडेट एक सीट से खड़े हो सकते हैं। जीतता वही है जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है। अगर कभी 2 कैंडिडेट के बीच टाई हो जाए तो फिर से केवल उसी सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जीत चुका है लेकिन 5 साल के बीच में उसकी मौत हो गई तो केवल उसी सीट पे फिर से री इलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उससे जो रनर अप था उसको सीट दे दिया, ऐसा नहीं होता। अगर संसदीय क्षेत्र किसी भी लोकसभा सीट पर अगर कोई कानूनी विवाद होता है, दूसरे कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट या विनर कैंडिडेट के खिलाफ अगर आरोप लगाएं कि धांधली की है, गलत है, कुछ ये है वो है, तो राज्य इलेक्शन के लिए, मतलब कि विधायक वाले इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और लोकसभा या संसदीय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अंतिम निर्णय उन्हीं का माना जाएगा। देखिए ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ कम समझ में आ रहा है। अब यहां पे कहा गया है our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the state but on most matter the Lok Sabha exercise supreme powers, ठीक है। अभी तो बाद में बात करेंगे। तो लोकसभा का चुनाव समझ गए आप कैसे होता है, कोई मामला हो तो क्या होगा। अब इसमें जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी, सबसे अधिक जिसको वोट मिलेगा उसी की सरकार होगी, उसी का सरकार बनेगा। एक बात और याद रखिएगा, लोकसभा में जितनी भी सीट होती है, टोटल नंबर ऑफ सीट, या राज्य विधानसभा में जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, मैं दिल्ली का एग्जांपल बताता हूं और एक अपने देश का।
हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 545। तो इसका 15% जो भी नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ मिनिस्टर केवल बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जितना भी टोटल का टोटल सीट होगा लोकसभा का, उसके 15% ही केवल मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में केजरीवाल पपलू ने है ना बहुत सारे मिनिस्टर बना के बैठा दिए थे। तब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने 70 एमएलए की सीट है पूरी, हमारा जो दिल्ली विधानसभा है 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो इस 70 का 15% जितना होगा अप्रोक्सीमेटली 10 या 11, तो उतने ही मिनिस्टर बना सकते नहीं कि 70 में से 50 मिनिस्टर ही बन के घूम रहे हैं। क्योंकि मिनिस्टर बनाएंगे तो जनता का जो पैसा है सरकार के पास, उसको फैसिलिटी देने में ज्यादा खर्चा भी तो होता है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, राज्यसभा की बात कर लेते हैं, इसमें नहीं दे रखा होता। अभी कितने मिनिस्टर हैं? बिल्कुल 10 से 11 के करीब ही होंगे। अलग अलग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इस तरह से होता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कुछ भी हो जाए 10 से ज्यादा आप नहीं बना सकते, मतलब सॉरी 15% ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। अब देखिए जी, अप्रोक्सीमेटली 10 के लगभग 8 10 हो, 10 की हो। अब आधा आधा ऐसा तो नहीं नेताजी को काट के बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो नेताजी चलेंगे, नहीं तो नेताजी बोलेंगे, बोलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि आधे कट गए ना नेताजी। राज्यसभा की बात करते हैं। हमारे राज्यसभा में टोटल 250 सीट है, 250। राज्यसभा में 250 सीट है, 12 लोगों का चुनाव। समझ में आ रही बात आपको? मतलब कि 238 पे ही वोटिंग होती है। 250 में से 12 जो सीट होगी उसको प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा किसी भी आदमी को, बिना चुनाव के वो चुन लेगा। ऐसे ही बोल दिया, वो मिनिस्टर बन गया, सॉरी मतलब मेंबर ऑफ क्या कहते हैं, राज्यसभा बन गया। अब वो कैसे बना? लोकसभा नहीं, राज्यसभा की बात करें। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय को चुनता है, 2, और राज्यसभा में वही प्रेसिडेंट, तो वो तो थे ही, यहां 12, तो टोटल 14 हो गए। यहां पर राज्यसभा में 12 चुनता है। इसमें से जो 12 लोग चुने जाएंगे वो साइंस के बेस पे, कि साइंस में उनका कैसा योगदान है, कल्चर में कैसा योगदान है, एजुकेशन में कैसा योगदान है अपने क्षेत्र में, कोई विशेषज्ञ हो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और ये मैंने बहुत बड़ा संगीतकार हो या कोई बहुत बड़ा एक्टर हो, उस आधार पे। हेमा मालिनी को तो पहचानते हो, धर्मेंद्र की वाइफ, और एबी की वाइफ जया बच्चन है ना, आप इनको भी जानते होंगे। तो ये लोग भी सांसद हैं जी। तेंदुलकर का बताएंगे, वो थोड़ा मास्टर साहब का थोड़ा अलग से बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो उस बेसिस पे फिल्म के नाम पे सचिन तेंदुलकर को जब बनाया गया तो हाहाकार मच गया, भैया तुम्हारा क्या योगदान है, तुम कौन हो भाई, स्पोर्ट्स के नाम पे तुमको क्यों बनाया जाए एमपी? पूरे देश की जनता की मांग थी, पागलों की कमी थोड़ी है ना। बजरंगबली का नाम ले या नहीं ले, सचिन देवा जरूर बोलेंगे। 545 होता है, वो गलत, सीट 552 ही होता है जी। भैया भी अपनी जगह सही है और छोटू भी अपनी जगह सही है, मास्टर तो ऑलवेज राइट रहता ही है। देखिए बेटा बीच में मत बोला करो। तो राज्यसभा में 250 टोटल सीट है, जिसमें 12 लोगों को एजुकेशन, साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब कल्चर है ना, इसके आधार पे राष्ट्रपति चुनते हैं। 238 सीटों पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन होता है। याद रखिएगा, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश या सेंट्रल टेरिटरी है या कोई स्टेट है, तो वहां पे जो राज्य विधानसभा होगी, ठीक है, वहां के एमएलए लोग वोट करेंगे। सुनते जाएंगे। एमएलए लोगों के साथ साथ जिला पार्षद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल बॉडी होगी, पंचायत लेवल पे जो लोकल बॉडी होगी, ठीक है, ग्रेजुएट
जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं वो लोग वोट करेंगे, कॉलेज के बच्चे को वोटिंग करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो कम से कम 3 साल तक पढ़ा चुका है सरकारी स्कूल में, उसके बाद से 3 साल सर्विस दे चुका है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कॉलेज के सारे प्रोफेसर टीचर जो भी सरकारी तंत्र में गवर्नमेंट टीचर प्रोफेसर हैं वो सब लोग वोट करेंगे और इस तरह से चुन करके राज्यसभा का मेंबर आता है। ठीक है, आम जनता नहीं करती, सभी नहीं करते। जी हाँ जी, जो बनाया तो आप बताइए। क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम पे नहीं था ना, उसको बोला कि नहीं नहीं ये कल संस्कृति, खेल भी तो संस्कृति है, मान जाओ ना, क्यों उत्पात मचाते, तो मान गए, वही था। आपको अच्छा लगा उसको करने का? है, हमको तो किसी के बनने पे अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, अपना काम करिए। क्या कंजक्शन इसमें से क्यों करोगे, एडजेक्टिव करो। हाँ देखिए, राज्यसभा की बात कर रहे थे। राज्यसभा में अगर कोई आदमी चुन लिया गया तो एक बार चुनने के बाद 6 साल तक वो रहेगा, ठीक है, और हर 2 सालों पे 1/3 ऐसा कर दिया गया है, ऐसे ही इलेक्शन होता है कि 1/3 लोग रिटायर होते जाते हैं। अगर 1/3 रिटायर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीट खाली होती जाती है और हर 2 सालों पे इलेक्शन करते रहते हैं उनको भरने के लिए। राज्यसभा से ज्यादा लोकसभा को ही पावर है। कोई भी कानून, बेटा आप लोग मुंह चलाइए खाने के लिए, बोलने के लिए नहीं। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी कानून लाया जा सकता है। मनी बिल को छोड़ करके और फाइनेंस बिल को छोड़ करके 3 तरह के बिल या विधेयक होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। मनी बिल और फाइनेंस बिल हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है और लोकसभा में वोटिंग में पास हो जाने के बाद उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिनों के अंदर सुधार करके, बिना सुधार करके, पास करके, फेल करके, जैसे भी 14 दिनों के अंदर उसको भेजना है। अगर 14 दिनों के अंदर वो उसको नहीं भेजता है, वो अगर कहे भी कि हम इसमें सहमत नहीं है, तो मत रहा बैठा रहा। लोकसभा ने पास कर दिया तो 14 दिनों का केवल समय मिलता है विचार करने के लिए राज्यसभा को, वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। बताएंगे 2-4 क्लास बाद, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल वो बिल होता है, साधारण विधेयक, जो किसी में भी आएगा, दोनों, एक में पास हो गया तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में भी पास होना चाहिए। दोनों में अगर पास नहीं होता, ठीक है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऑर्डिनरी बिल अगर दोनों हाउसेज में पास ना हो, क्योंकि पास होना जरूरी है लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन बुलाए। और इस ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सारे एमपी को बुलाया जाता है, एक साथ बैठ के वोटिंग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता, मतलब जो चेयरमैनशिप करेगा ऊपर बैठ करके, वो लोकसभा का स्पीकर ही करता है। इस बात को याद रखिएगा। सर आपने दोबारा बताना, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल? मनी बिल या फाइनेंस बिल दोनों एक ही तरह का होता है। इसमें बस ये होता है कि किसी भी टैक्स को लगाने, हटाने, बढ़ाने, घटाने के ऊपर बात होती है। जिसमें कोई भी टैक्स की बात हो, कर की बात हो, उसको मनी बिल या फाइनेंस बिल कहेंगे, और जिसमें टैक्स से रिलेटेड कोई मामला नहीं होता है उसको हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। मनी बिल पहले मतलब वहां पास हुआ लोकसभा में, और लोकसभा से ही मतलब है, उसको राज्यसभा से कोई मतलब जी। आगे देखिए, दिया भी इसमें दूसरा पॉइंट, ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग होगी तो लोकसभा का स्पीकर उसमें बैठेगा, हेड करेगा, तो लोकसभा को ज्यादा पावर दिया आपने। मनी बिल होगा तो लोकसभा का ही माना जाएगा, अगर पास हो गया तो पास हो गया, आपने उसको वैल्यू दिया। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली अ पर्सन एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी आदमी जिसको लोकसभा के सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा एमपीज की का सपोर्ट हो,
वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो आदमी राज्यसभा का मेंबर है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। याद रखिएगा, राज्यसभा से चुना गया एमपी हो, क्योंकि मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुने जाते थे हर बार, राज्यसभा के है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से थे, ठीक है, या लोकसभा से चुना जाए, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट राज्यसभा के एमपीओ के सपोर्ट से मतलब नहीं, लोकसभा के एमपीओ का सपोर्ट होना चाहिए उसके पास। प्रधानमंत्री वही बनेगा 545 लोकसभा के सदस्यों में से 50% एमपीज का सपोर्ट जिस आदमी को मिले, ये मैटर नहीं करता 51% मिनिमम, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही। 50% से तो कम मिल जाए, 49% मिल जाए, लेकिन फिर भी और सारी पार्टीज में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसके पास तो उसको बना दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, फिर से इलेक्शन कराया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तब भी ऐसा लेकिन यार मधुमक्खी की छत्ते में हाथ मत डालो, चलो डाल दिया तो देखो, लेकिन जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होता तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली है उसी आदमी को टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं, तुरंत तत्काल कराया जाए। फिर रह गए वही, बार बार ट्रक मंगा के कमरा घर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सामान ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, वही कोठी में रह जाएंगे, है ना। रेस कोर्स में देखिएगा, अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, पीछे मत भूलिएगा बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है। लोकसभा में एक दिन कैसा होता है, पहला, अब तुम क्यों आए, 7 दिसंबर 2004 की बात है, 11 o'clock का टाइम है, 11 बजे सुबह का, वेरियस, देखा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा मत समझना, बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं, बेस है ये, बाद में नहीं मिलेगा देखने को। ये जो घड़ी बनी हुई है पेज की, तुम्हारा मास्टर दे या नहीं दे, हम तुमको ज्ञान पूरा दें, वैसे हम भी तुम्हारा मास्टर ही है। सेकेंड लेवल टैलेंट, various ministers gave written answer to about 250 questions that were asked by members, ठीक है। जो मिनिस्टर क्वेश्चन जो पूछा जाता है संसद में या पार्लियामेंट में, उसका जवाब केवल मंत्री जी लोग देते हैं, मंत्री तो रूलिंग पार्टी के ही होंगे। इस 11 बजे के समय में रिटन आंसर केवल दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा में उतना टाइम नहीं होता कि हर चीज का दिया जाए, इसको तारांकित प्रश्न कहते हैं, और अतारांकित मैं बाद में बताऊंगा। 250 क्वेश्चंस का जवाब देना है। नाइस हेयर कट। व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टेकिंग ऑन मिलिटेंट ग्रुप ऑफ कश्मीर, उसकी बात करें। पहला क्वेश्चन था, इस किस टाइप के क्वेश्चन थे कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं और क्या कदम उठाए हैं। व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिक्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। एससी या एसटी के खिलाफ जो भी अपराध करते हैं उसमें कितने लोगों को सजा मिली और पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, इसका आप ज्ञान दीजिए हमें। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन्स बाय बिग कंपनीज, बड़े बड़े कंपनियों से सरकार ने किस हिसाब से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दवाओं की कीमत कम रहे, गरीब आदमी भी दवाओं तक पहुंच बना सके। 12 बजे का टाइम जो होता है, A large number of official documents were presented and were available for discussion. 12 बजे डिस्कशन या चर्चा का समय स्टार्ट होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं कि अब इस पे चर्चाएं की जाएंगी। 12:02 द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिविटलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और इस तरह से वहां जाओ। आप पढ़िएगा जरूर इसको, घड़ी के चार्ट को, पता चल जाएगा। आगे चलिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो कौन होता है, देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होता है जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराता है, ठीक है। मैंने आप लोग को कल भी बताया था, सरकार का जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट होता है जिसमें जितने भी मिनिस्टर लोग होते हैं, वो करते क्या है, कानून बनाने के बाद मैंने वो बताया ना
कि पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफिस ट्रेनिंग वाला जो था उसने लेटर निकाला, उसी को लागू करा आगे भेजा। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, राजनीतिक कार्यपालक वो होते हैं जो संसद में बनाए गए कानूनों को लागू कराते हैं। वो केवल मिनिस्टर्स लोग होते हैं, मंत्री लोग, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, केवल मिनिस्टर लोग, क्योंकि उन्हीं को प्रशासन का अधिकार होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं, कोई नहीं, एमपी ही होते हैं। क्यों? या तो मिनिस्टर होंगे, नहीं तो सिंपल एमपी, सांसद, और कुछ नहीं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरह का वो डेवलपमेंट वर्क करते हैं, वो किसी तरह का प्रशासन में हाथ नहीं बटा सकते। मर गया, कब का? नहीं जीता ना इस बार, राज्यसभा से जिता दिया ना उसको। समझ गए बात मेरी? लोकसभा के इलेक्शन में जीता ही नहीं, जनता ने जिताया नहीं, तो सब चपड़गंजू लोग से वोट दिलवा के उसको जितवा दिया। राज्यसभा में किसी न किसी सीट से खड़ा करके जिता दिया, बस बात खत्म। और क्या? तभी तो वहां जाके चपड़ चपड़ करता है। नहीं, आप पीछे बोल नहीं सकते, मेरा बहुत सिलेबस कराना है। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होता है जो हर 5 सालों में चेंज नहीं होता। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स, जितने भी आईएएस आईपीएस लोग हैं, वो मतलब कि एक बार नौकरी में आए तो 60 साल बाद ही रिटायर होंगे ना, 60 साल पे रिटायर होंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री जी लोग, उनकी तोंद निकल जाती है 5 साल के बाद। समझ में आई बात? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होंगे जो कि हमेशा बने रहते हैं, सिविल सर्वेंट, बिल्कुल, संघ लोक सेवा आयोग। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो है जो निकलते रहते हैं। प्रेसिडेंट भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हर 6 साल पे उनका चुनाव होता है, वो निकल जाते हैं। राज्यपाल भी है, सीएम भी है, और जितने एमएलए एमपी वो तो होते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग पॉलिटिकल क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल में चुने जाते हैं और 5 साल में निकल जाते हैं, और ये सारे डिसीजन लेते हैं और कानूनों को लागू कराने का काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल, ये लोग भी हर, आपको पता है 5 साल में अगर पूरा लोकसभा जाएगा तो मंत्रिमंडल भी जाएगा, मंत्री जी भी जाएंगे, तुंद भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगा। ठीक है, अब मिनिस्टर्स के अंदर देखते हैं। लोकसभा की अगर बात करें पांडे जी, तो 60 से लेके 80 मिनिस्टर डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स पे होते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स देख लीजिए, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 1000% आएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कि होता है, कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, इसको हिंदी में कुछ भी नहीं कहते हैं, आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स। जैसे मान लीजिए वहां पर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर उसको बनाया जाता है जो अपने क्षेत्र में सबसे बड़े बड़े। जैसे हम अगर बात कहें कि हु इज द डिफेंस मिनिस्टर, बताओ? कोई नहीं है बेटा? अच्छा बोलो, गुड, राजनाथ सिंह इज आवर डिफेंस मिनिस्टर। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और भी बहुत सारे मिनिस्टर के जो डिफेंस को उनके मदद के लिए होते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, मतलब डिफेंस के मामले में उनसे ऊपर अब कोई मिनिस्टर नहीं। ठीक है, अरे वो कुछ है अटपटा सा, भूल जाते हैं। अरे हर्षवर्धन तो गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि सारा काम वो नहीं देख सकता, तो अपने प्रशासन में मदद करने के लिए। उसके बाद एक और है, बस इतना ही। अच्छा चलो 2 ही है, मान लो। नहीं 80 से 60 होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रैंक के होते हैं, जिसमें डिफरेंट रैंक मैंने आपको बताए हैं
कि एक तो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरा होता है, सॉरी मैं बोल नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले क्या होते हैं? आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, छोटे छोटे मंत्रालयों को के लिए उनको बनाया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये हो गया, ऐसे स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज के, इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो है उसके साथ नहीं है, उनका एक मंत्रालय ही अलग है, उसके हेड है, छोटा मोटा मंत्रालय। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो तो किसी में भी नहीं आता, उसको अलग करके एक बना देगा छोटा सा, तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया। लेकिन अब हम कहें स्टेट मिनिस्टर इन एजुकेशन, स्टेट मिनिस्टर मतलब एक हेड तो है ही हमारा कैबिनेट मिनिस्टर जो एजुकेशन का है, शिक्षा मंत्री, और ये उसकी हेल्प के लिए केवल होता है। तो स्टेट मिनिस्टर केवल स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। और जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाला स्टेट मिनिस्टर होता है वो किसी मंत्रालय का नहीं होता, उसका एक अलग अपना मंत्रालय होता है। क्लियर है ना? हमारे देश में बहुत सारे स्टेट डिफेंस मिनिस्टर होंगे। बहुत सारे क्यों होंगे? एक ही होगा ना स्टेट डिफेंस मिनिस्टर। एक तो कैबिनेट का हो गया और एक स्टेट मतलब सारे राज्यों का नहीं, वो नाम केवल स्टेट रखा गया है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का क्या मुक्के में कितना ताकत होता है? प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट का किसी भी तरह से गठन कर सकता है या रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, मतलब कि चिनाई नहीं करेगा। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी मंत्रालय दे सकता है। राजनाथ सिंह से मुंह फुला लिया है तो राजनाथ सिंह को बोले तो शिक्षा मिनिस्टर बन जा, एजुकेशन मिनिस्टर, आइए गोगा तू बनिए, है ना? तो ये चेंज करते रहता है अपने हिसाब से। होम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा। अब ये मत पूछना कितना, टाइम बहुत कम, पीएम से ज्यादा किसी का नहीं। और होम मिनिस्टर में सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा पावर होती है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे कैबिनेट पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। कोई भी लीडर या कोई भी मिनिस्टर उसके खिलाफ नहीं जा सकता, जो बोलेगा उसको करना ही पड़ता है। रियल कोलिजन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो कोलिजन गवर्नमेंट में जो सबसे अधिक शक्तिशाली नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, गठबंधन की सरकार। प्रेसिडेंट की बात करें तो बट्टा बस वो स्टैंप मुहर लगाने के लिए होते, कहने के लिए प्रेसिडेंट हमारे संविधान में हमारे देश में सबसे बड़े ऑफिसर है, लेकिन करना उनको कुछ भी नहीं है। जैसा भी संसद या पार्लियामेंट का जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसी हिसाब से काम करना होता है। ये सारे मंत्रियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देश या का कोई भी कानून, कोई भी काम या विदेश से रिलेटेड कोई भी काम जो होगा इन्हीं के साइन से किया हुआ माना जाता है। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, नेवी हो गया, एयरफोर्स या आर्मी, जब तक ये साइन नहीं करेंगे, ये घोषणा नहीं करेंगे, युद्ध की घोषणा नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट वो कोई भी काम नहीं कर सकता जिसके लिए मनाही हमारी कैबिनेट या हमारा मंत्रालय करते, और वो हर काम करना पड़ेगा जो कैबिनेट या मंत्रालय कहेगा, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स। गोविंदवा बुढ़पा, उसको क्या करना है, बस वो उनके हिसाब से लगता है। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का काम, गवर्नरों को अपॉइंट करने का काम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का काम, गवर्नर राज्यपाल होते हैं। नहीं, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जब तक चाहेगा सरकार तब तक रहेगा उनका। नहीं, बराबर।
अलग अलग क्राइटेरिया है ना बेटे, अब पावर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि किसके बंदूक में कितनी गोली, ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, वो प्रेसिडेंट के थ्रू है ये इस तरह से। प्रेसिडेंट बदल जाए तो गवर्नर को बदलना होगा ना। अभी प्रेसिडेंट वाला तो समझ ही रहे हैं। भारत में अब जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी क्या है? द जुडिशरी, भारत में जो सबसे ऊपर जुडिशरी में सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और आज के डेट में उनको लेकर के 30 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश या कितने जज होंगे ये पार्लियामेंट में कानून बना के डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी इलाके में प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कर सकता है और कहीं पर भी चला सकता है। वो जजों को अपॉइंट करने का काम भी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज, एक कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं और भारत सरकार के मतलब मंत्री लोग भी होते हैं, ठीक है। उन लोगों की रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जैसा भी बोलेगा, जैसे भी मामले पे कानूनी सलाह मांगेगा, प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बात जान जाइएगा जो आपको किसी मास्टर ने नहीं बताया होगा, एक लाइन की बात। सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं मामलों को सुनता है जो किसी के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला हो। आम जनता की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह ना कि बहू से लड़ाई होगी तलाक सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए, नहीं जा सकता। अगर आपके मौलिक अधिकारों के हनन की बात हो या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संरक्षक कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कभी भी एक आदमी और देश के बीच में लड़ाई हो, एक स्टेट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो, दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो, बहुत सारे राज्य और एक तरफ अगर भारत सरकार लड़ाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला देता है। शायद मैंने वादा किया था कि कर देंगे, 2 मिनट ज्यादा लग गया चैप्टर खत्म करने, फिनिश 2 मिनट ज्यादा लग गया।